हेलो दोस्तों, कहानी दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। कहानियों की कड़ी में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वर्षा सोनी जी की लिखी कहानी सामने वाली खिड़की। आज फिर खिड़की बंद थी। न जाने कहाँ चला गया। मेरा मन बेचैन हो उठा। किससे पूछूं कहाँ गया होगा, कुछ समझ नहीं आता। सामने वाले मकान में ही रहता था वो। नाम मुझे नहीं मालूम, कभी जानने की कोशिश भी नहीं की। बस उसे देखना मुझे बहुत अच्छा लगता और देखते रहने में ही मैं संतुष्ट थी। ये मेरी रोज़ की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका था। वो अपाहिज था, व्हील चेयर पर बैठा, खिड़की के पास रखे कैनवास पर ब्रश चलाता रहता था। हालांकि इतनी दूर से उसके चित्र मुझे दिखाई नहीं देते थे, लेकिन उसके चेहरे के भाव, उसकी तन्मयता और एकाग्रता से मुझे लगता था कि वो बहुत उम्दा चित्र बनाता होगा। मैं रोज़ उसे देखती, लेकिन कभी उसे अपनी ओर देखते नहीं पाया और इससे मैं खुश भी हूँ। जाने उसकी मानसिकता कैसी हो, मैं थोड़ा डर भी जाती हूँ। काफ़ी देर तक चहलकदमी करने के बाद मैं नीचे आई। आंगन में माँ धूप सेक रही थी। हो गई सफाई बेटी? मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। रोज यही तो कहकर ऊपर जाया करती थी कि ऊपर के कमरे में धूल बहुत रहती है, रोज सफाई करनी पड़ती है। माँ पैरों से लाचार थी, अतः सीढ़ियाँ चढ़ना उनके बस की बात नहीं थी। ऊपर सफाई करने के पीछे मेरा प्रयोजन उसे देखना होता था। इसके बिना मैं रह नहीं पाती। किंतु अभी 4 दिनों से वो खिड़की बंद थी। उसे ना देख पाने की कसक दिल को छलनी किए जा रही थी। घर में पूर्ण शांति थी। माँ आंगन में पड़ी चारपाई पर लेट गई थी। शायद उन्हें नींद आ गई थी। घर में बस मैं और माँ ही थे। किसी काम में भी मन नहीं लग रहा था। आखिर क्या हो गया है मुझे? उसके ना दिखने से मैं इतना परेशान क्यों हूँ? हो सकता है किसी रिश्तेदार के यहाँ चला गया हो, मगर सभी तो यही कहते थे कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर मानो मन की जटिलताएं भी अजीब हैं, कहीं कोई अंत नहीं। वो अपाहिज था, इस कारण मुझे और चिंता हो रही थी। पता नहीं उसके प्रति अपने इस लगाव को क्या कहूँ। अगर प्रेम होता तो उससे मिलने की, उसे पाने की उत्कंठा भी होती, लेकिन मेरा मन उसे जी भर देख लेने से ही शांत हो जाया करता था। बिल्कुल एक मचलते बच्चे की तरह जो मनपसंद खिलौना पाकर शांत हो जाया करता है। क्या पता कहाँ गया? मुझे खुद पर क्रोध आने लगा। क्या हो गया है मुझे? रोमांटिक उपन्यासों, फिल्मों से मुझे सख्त चिढ़ है, लेकिन आज किसी रोमानी कहानी की नायिका सी हालत हो रही है मेरी। एक बार फिर मेरे कदम सीढ़ियों की ओर बढ़ गए। देखें शायद आ गया हो। माँ की ओर देखकर मैं निश्चिंत हो गई। माँ गहरी नींद में थीं। धीरे धीरे ऊपर बढ़ती हुई मैं जिस तरह चल रही थी, उससे कहीं गुना ज़्यादा तेजी से मेरा दिल धड़क रहा था। बार बार होंठ बुदबुदा उठते, भगवान वो दिख जाए बस। मगर ऊपर पहुँची तो निराशा ही हाथ लगी। खिड़की अभी भी बंद थी। मेरा दिल हताश हो गया। तभी पड़ोस की रमा चाची ने टोक दिया, करुणा क्या कर रही हो बेटी? मैं सकपका गई। कुछ नहीं चाची, कपड़े सुखाने आई थी, कहकर मैं नीचे उतर आई। अब झुंझलाहट और बढ़ गई। रमा चाची अब माँ को नमक मिर्च लगाकर बताएंगी, करुणा को मैंने ऐसे देखा वैसे देखा। उफ, न जाने लोगों को दूसरों की ज़िंदगी में दखलंदाजी करने में क्या मज़ा आता है। उस रात भी मैं सो नहीं पाई। फिर सुबह हुई। उम्मीद लिए मैं ऊपर गई और निराशा लिए वापस लौट आई। 15 दिन बीत गए, मगर कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। ना वो खिड़की खुली, ना मेरी बेचैनी कम हुई। एक दिन माँ पूछ बैठी, क्या बात है करुणा? आजकल तू उदास और खोई खोई सी रहती है। पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ, तू ढंग से खाती पीती भी नहीं है। आखिर बात क्या है? उनकी अनुभवी आंखों ने मेरी बेचैनी को कितना सही आंका था। मैं उस समय तो टाल गई, किंतु रसोई में काम करते सिसक पड़ी। सचमुच
मैं अंदर से परेशान थी, मगर खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि मुझे हुआ क्या है, क्यों वो मुझे इतना याद आता है। खिड़की पर बैठा वो, उसकी व्हील चेयर, कैनवास, ब्रश, उसका ध्यान मग्न चेहरा, इन सब में आखिर क्यों उलझी रहती हूँ मैं? क्या रिश्ता है मेरा इन सब से? क्या जवाब दूँ लोगों के प्रश्नों का, जब मेरे मन के ही कितने प्रश्न अधूरे हैं? किससे उत्तर पूछूं? अगले दिन मैं रोज की भांति ऊपर गई तो मेरे आश्चर्य की सीमा ना रही। सामने खिड़की के पास वो बैठा था, बिल्कुल पहले की तरह व्हीलचेयर पर, कैनवास के सामने, हाथों में ब्रश लिए, वो चित्र बनाने में डूबा हुआ था। अब मेरा आश्चर्य असीम प्रसन्नता में बदल गया। खुशी के मारे कब आंखों में आंसू बहने लगे पता ही नहीं चला। मैं मंत्रमुग्ध सी उसे देखती रही। पता नहीं कितनी देर मैं उसे देखती अगर वो कमरे से बाहर नहीं गया होता। मैंने देखा व्हीलचेयर को खिसकाकर वो कमरे से बाहर गया और थोड़ी देर के बाद पुनः प्रवेश किया। शायद कुछ लेने गया था। मैं थोड़ा बेचैन हो उठी। उस खिड़की की बिल्कुल सीध पर मेरी छत थी और उस कमरे में आते समय किसी की भी नज़र सीधे मुझ पर पड़ती होगी। फिर क्या वो मुझे नहीं देखता होगा? मगर खुद ही मन को समझाया, अगर ऐसा होता तो कभी तो कोई प्रतिक्रिया होती उसके तटस्थ चेहरे पर। वो फिर चित्र बनाने में तल्लीन हो गया। उस दिन पहली बार तीव्र इच्छा हुई, काश मुझ में अदृश्य होने की क्षमता होती तो इसी वक्त जाकर उसके चित्रों को देखती। बहुत जी चाहा था कि उसके बनाए चित्र देखूं। जिसकी दुनिया ही चित्रों में सिमटी हो, उसे जान पाना तो उसके चित्रों के माध्यम से ही संभव था। अब उसे जानने की इच्छा सी मन में जगने लगी थी। खैर, उस दिन मैं नीचे उतर आई। मेरी खुशी का ठिकाना ना था, मानो कोई खजाना मिल गया हो। रात में बिस्तर पर करवटें बदलती रही। पता नहीं कैसा शख्स है वो। पूरे मोहल्ले में किसी से भी उसका मेल मिलाप नहीं। लगभग 1 वर्ष होने को आया उसे उस मकान में आए, मगर आज तक सभी से अजनबी। इतने दिनों की जुदाई ने मुझे दिल ही दिल में उसके और करीब कर दिया था। उसी के विचारों में खोए हुए कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला। और इस तरह 2 महीने और बीत गए। अब भी सब कुछ वैसा ही था। वो खिड़की पर व्हीलचेयर पर बैठा शांत भाव से चित्र बनाता और मेरी खुशी, सब कुछ एक दूसरे के पूरक। आजकल माँ मेरी शादी को लेकर चिंतित हो उठी है। पापा के देहांत के बाद अकेली मैं ही उनके जीने का सहारा थी। इस कारण मेरी शादी की इच्छा नहीं थी और अब तो शादी का नाम आते ही उसका चेहरा आंखों के सामने आने लगता। मत जाओ कहता हुआ, मगर ऐसा क्यों हो रहा है ये मैं कभी नहीं जान पाई। कभी भी उसने मुझे देखा तक नहीं। क्यों मुझे लगता था कि उसकी दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ? शायद नहीं, यकीनन अब मैं उससे प्रेम करने लगी थी। समाज अपने ही बनाए कायदों पर चलता है। उसमें मुझ जैसी अजीब सी लड़की की अजीब चाहत की क्या कद्र होती है। एक दिन मामा विनय का रिश्ता लेकर आए। माता पिता का इकलौता लड़का विनय सरकारी दफ्तर में क्लर्क था। माँ बेहद खुश थीं। शादी का दिन तय हो गया। मैं दिल ही दिल बेहद उदास थी। कई बार मैंने माँ से कहा भी, माँ मुझे शादी नहीं करनी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती, जिंदगी भर तुम्हारे पास ही रहूँगी। पगली, मेरी चिंता क्यों करती है? बेटियाँ तो पराया धन होती हैं, उन्हें तो जाना ही होता है। मेरा क्या है, जब तक जिंदा हूँ कोई ना कोई देखभाल कर ही लेगा। पड़ोसियों का साथ आखिर कब काम आएगा? और जब मर जाऊंगी तब इन्हीं में से कुछ उठाकर शमशान तक भी पहुंचाएंगे। तेरा घर बस जाए, तू सुखी रहे, बस यही आस है बेटी। भरे गले से माँ ने समझाया। मैं रो पड़ी। नहीं समझा सकी कि मेरा सच्चा शोक अब उस खिड़की वाले से जुड़ गया था। हाँ, खामोश ही रह गई। कहाँ कोई नाम दे सकी उस शख्स के प्रति अपनी चाहत को। शादी के दिन करीब थे। अब भी मैं उसे रोज़ ज़रूर देखती, मगर अब दिल पर जैसे कई मन बोझ रख दिया था किसी ने। हर समय दिल भरसा रहता। ऊपर वाला भी कैसे हृदय में प्रेम को अंकुरित कर देता है, कहीं भी किसी के भी प्रति।
अब समझने लगी थी दर्द और प्रेम के महत्व को। वो अब भी उसी प्रकार चित्र बनाता, बिल्कुल शांति से और तन्मय होकर, मुझ मीरा की विरहकुल पीड़ा से बिल्कुल अनभिज्ञ और बेखबर। एक दिन रमा चाची को उसके घर जाते देखा तो मेरी उत्कंठा रोके नहीं रुक रही थी। उनके लौटने का बेसब्री से इंतज़ार किया मैंने। पहली बार कोई उसके घर गया था। रमा चाची लौट कर आईं तो सीधे हमारे घर ही चली आईं, मगर मैं नज़रें नीची किए उनके सामने से हट गई। कई बार उसे छत से निहारते हुए वो मुझे देख चुकी थी, कहीं माँ के सामने कुछ बोल ना पड़े। इस डर ने मेरी उत्कंठा रोक दी। रमा चाची काफ़ी देर तक माँ से बातें करती रहीं। मैं चाय देने गई तब 2 लाइन उसके बारे में सुनी। बड़ा शरीफ लड़का है दीदी, अपने काम से मतलब रखता है बस। मैंने उसे करुणा की शादी में बुलाया है दीदी, कहीं आता जाता ही नहीं है बेचारा। मैं दिल को मुट्ठी में भींचे ऊपर आ गई और फूट फूट कर रो पड़ी। काश अभी मुझे मौत आ जाती। इस अनाम अकेले रिश्ते का बोझ उठा नहीं पा रही थी मैं। मेरा मुरझाता चेहरा देख मामा मामी भी समझाते, विनय अच्छा लड़का है करुणा, तुम्हें माँ से मिलाने ले आया करेगा, तुम चिंता मत करो। फिर हम भी तो हैं बेटी, तुम्हारी माँ अकेली कहाँ हैं। मैं खामोश ही हो गई थी बिल्कुल। उन दिनों जैसे शब्द गुम हो गए थे। शादी के 2 दिन पहले मैं ऊपर गई तो देखा फिर वो खिड़की बंद थी। मेरा कलेजा धक्क से रह गया, ये कहाँ चला गया। तभी नीचे आंगन में कुछ शोर सा सुनकर मैं जल्दी से नीचे आई तो देखा रमा चाची हाँफती हुई अंदर आ रही थीं। अरे करुणा, गज़ब हो गया, तुम्हारी माँ कहाँ है। माँ शायद बाथरूम में थी। क्या हुआ चाची, मैंने पूछा। वो सामने वाला लड़का था ना, अरे वही जिससे मैं उस दिन मिलकर आई थी, उसने आज तड़के खुदकुशी कर ली। हे राम, मगर क्यों। ये माँ का स्वर था। पता नहीं, बड़ा अच्छा लड़का था, मुझे काट मार गया। वहाँ एक पल भी रुकती तो मेरे आंसू मेरी पवित्र भावना को सबके सामने उजागर कर देते। रसोई में दूध उबल रहा है कहकर मैं रसोई में भागी और टूटकर बिखर गई। अपना रेसा रेसा टूटता हुआ महसूस किया। काफ़ी देर तक जी भर कर रो लेने के बाद कुछ हल्का महसूस किया। अचानक एक निर्णय लेकर मैं माँ के सम्मुख जा खड़ी हुई। माँ से पहली बार झूठ बोला कि बाज़ार में कुछ काम है। माँ ने कहा, रीमा की बिटिया को साथ लेती जाना बेटी, उसे भी कुछ काम था। मगर मुझे बाज़ार कहाँ जाना था। मैं घर से निकली और सीधे उस मकान में जा पहुँची। वो एक बड़ा सा मकान था जिसके सभी कमरों में ताले बंद थे। सिर्फ वही एक कमरा खुला था जिसमें वो रहता था। घर में पूर्णतः शांति थी। मोहल्ले के लोग उसे शमशान ले गए थे। मुझे रह रह कर रोना आ रहा था। आंसुओं से धुंधलाई आँखों से मैंने उस कमरे का मुआयना किया। व्हील चेयर, कैनवास, रंग, ब्रश, सभी कुछ वैसा ही था, बस वो नहीं था। कमरे में कोने में एक काठ की अलमारी थी, उसके ऊपर ढेर सारे चित्र थे। इतने दिनों की मुराद आज पूरी होने वाली थी। मैं देखना चाहती थी उसने कैसे चित्र बनाए थे। मैंने कुर्सी पर चढ़कर उन चित्रों को नीचे उतारा। अखबार हटाते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। सांसें रुकती हुई सी प्रतीत हुईं। ये तो मेरे चित्र थे। तो क्या वो भी मुझे देखता था? मगर कब, कैसे? हर चित्र मेरा था। किसी में मैं कपड़े सुखा रही थी, किसी में बाल बना रही थी, कहीं पर चुपचाप उदास खड़ी उसे निहारते हुए। ओफ, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरी हर अदा उसमें बयां थी। इतने दिनों का मेरा भ्रम टूट गया। मुझे उसे देखना पसंद था और वो कैनवास पर मुझे रंगों के द्वारा साकार करता रहा। कितनी खूबसूरत चित्रकारी की थी उसने। मुझसे कहीं ज़्यादा सुंदर मेरे चित्र थे। लगभग 100-150 की तादाद में वो चित्र यूं लग रहे थे मानो मेरा वजूद हो। हर चित्र में उसने मेरे साथ खुद को भी चित्रित किया था, कहीं पंछी के रूप में तो कहीं चांद के रूप में।
एक चित्र में तो उसने मुझे व्हील चेयर पर चित्र बनाते हुए और स्वयं को मुझे निहारते हुए बना दिया था। मैं एक एक करके उन चित्रों को देखती जा रही थी और चित्रों से उसके प्रेम की गहराई में डूबती जा रही थी। कितना पवित्र हृदय, कितनी निश्चल आत्मा बसी थी उसमें। मेरी ही तरह कभी मुझे सशरीर पाने का प्रयास उसने भी नहीं किया, मगर उसके कण कण में मैं थी, ये उसके चित्रों से साफ पता चल रहा था। देखते देखते उसके सारे चित्र खत्म हो गए और अंतिम चित्र मेरे हाथ में था, जिसने मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए। उस चित्र में मैं डोली में दुल्हन बनी बैठी थी और दूर एक बुझा हुआ दिया चित्रित था। उसके आत्महत्या करने की कहानी थी ये। जाते जाते मेरे अंतिम सवाल का उत्तर भी दे गया वो। अचानक काले घने बादल छा गए और तेज घनघोर बरसात होने लगी। उसकी मौत पर रोने का फ़र्ज शायद बादल भी अदा करना चाहते थे। मैं बिलक बिलक कर रो पड़ी, उसके लिए जिसका नाम भी मैं नहीं जानती थी, मगर एक एहसास जो मेरे दिल में था अब प्यार से बढ़कर श्रद्धा में बदल चुका था, जो आजीवन मेरे साथ रहेगा और उस आत्मा को अपनी आत्मा के साथ मैं ताउम्र महसूस करती रहूँगी। यह थी वर्षा सोनी जी द्वारा लिखी कहानी सामने वाली खिड़की। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।